हाँ, तो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट 8 मार्च को आपके केमिस्ट्री का पेपर है। ऐसे में आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको 8 मार्च को क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर देना है। क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को, यानी कि टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन को जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक करके हम इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में पूछे जाते हैं भैया। तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। 8 मार्च को जाकर जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं इस क्वेश्चन को पढ़ लो, आपका 5 से 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। देखो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन जो होगा ये भी 2 नंबर में ही आता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो होंगे ये 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है भैया, ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर और 4 नंबर दोनों में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करना, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद में डीडीटी पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ये भी 3 नंबर और 4 नंबर में डायरेक्टली आता है। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये 5 नंबर में आपके एग्जाम में आता है, 4 और 5 नंबर में। प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो ये पांचों क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बस इन 5 क्वेश्चंस को पढ़कर जाना, हर साल एग्जाम में आते हैं, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पर जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं लिस्ट में। तो ये क्वेश्चन हम लोग समझेंगे 2 नंबर में आपके एग्जाम में आता है। देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एक यौगिक ए के 2 मोल आपस में क्रिया करके एथेन बनाते हैं। यौगिक ए क्या है, रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपको फंसाया जा रहा है, एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है आप खुद देखो। देखो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम है और एक यौगिक ए है, ठीक है। इन दोनों के 2 मोल आपस में अभिक्रिया करके एथेन बना रहे हैं, ठीक है। एथेन यानी कि एल्केन बना रहे हैं। तो आपको बताना है कि यौगिक ए क्या है, ठीक है। रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो देखो भैया, मैंने आपको एक वुड्स अपक्रिया पढ़ाया था, आप लोग देख लो, आपके सामने है। इसमें होता क्या है, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। तो आपकी सोडियम धातु की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जा रही है, एल्केन बन रहा है, ये वुड्स अपक्रिया है। वही यहां पे भी दिया गया है, देखो, सोडियम शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम की क्रिया यौगिक ए से कराई जा रही है और एल्केन बन रहा है। एल्केन का मतलब एथेन बन रहा है, ये भी एल्केन ही है। तो आपका जो यौगिक ए होगा ये एक एल्किल हैलाइड होगा। अब इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, तो हमें केमिकल रिएक्शन के साथ समझाना है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यौगिक ए के जगह पर हम लोग ले लेंगे कोई भी एल्किल हैलाइड आप लोग ले लीजिए, क्योंकि ये वुड्स अपक्रिया की बात यहां पे की जा रही है। तो हम लोग ले लेते हैं CH3 आई ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं आयोडोमेथेन ले लेते हैं, ठीक है। इसकी अपक्रिया आपको किससे करानी है, देखो सोडियम से करानी है। तो हम लोग सोडियम से इसका रिएक्शन करा देंगे, सोडियम से रिएक्शन कराएंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, जो हमने CH3 लिया है इसके 2 मॉलिक्यूल हमें लेना है, तो एक मॉलिक्यूल और हम ले लेंगे ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो, किसकी उपस्थिति में आपको अपक्रिया करानी है, ऊपर देखो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हम लोग ऊपर लिख देंगे शुष्क ईथर, ठीक है। इसकी उपस्थिति में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमारा बनेगा क्या, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं। देखो, ये CH3 और CH3 ये आपस में मिल जाएंगे तो आपका हो जाएगा CH3, ठीक है। और CH3 है तो आपका हो जाएगा CH3 इसको बोलेंगे एथेन। देखो, अभिक्रिया करके एथेन ही बना रहा है, तो CH3 लिख देंगे, प्लस लिखेंगे। देखो, Na आपका यहां पे है और I आपका 2 है। देखो, I 2 है, Na 1 है। तो हम क्या करेंगे, सोडियम को भी 2 ले लेंगे। अब आपका 2NaI यहां पे लिख सकते हो, 2NaI लिख सकते हो, मतलब 2 सोडियम हो गया और 2 आयोडीन हो गया, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, यानी कि आपका जो यौगिक ये होगा वो यही वाला होगा भैया, इसका नाम होगा
आयोडोमेथेन या मेथिल आयोडाइड भी बोल सकते हैं, यही आपका यौगिक ए है। देखो ये जब आपका सोडियम से क्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो आपका एल्केन बना है, एल्केन बना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया यौगिक ए क्या है, तो आप लोग डायरेक्टली बता दो, सॉरी एल्केन बना है और एल्केन ये आपका क्या है, ये एथेन है। ये एल्केन तो है लेकिन इसका नाम हम लोग बताएंगे एथेन, क्योंकि 2 कार्बन है तो ये एथेन होगा। समझ में आ गया। तो यौगिक ए आपका क्या है, यौगिक ए जो है ये आयोडोमेथेन है। इसको उड्स अपक्रिया बोलते हैं कि जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम की उपस्थिति, सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है। ठीक है, और ये आपका सोडियम आयोडाइड है। तो समझ में आया। इसका नाम आप लोग लिख दीजिए आयोडोमेथेन, या आप लिख सकते हैं मेथिल आयोडाइड, दोनों लिख सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देंगे आयोडोमेथेन, आयोडोमेथेन। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, थोड़ा फंसा फंसा के कि भैया क्या होगा, तो आप लोग लिख दो यौगिक ए, यौगिक यौगिक ए आयोडोमेथेन, आयोडोमेथेन है, आयोडोमेथेन है। ये अभिक्रिया उड्स अभिक्रिया कहलाती है, ऐसे लिख दो ये अभिक्रिया, ये अभिक्रिया उड्स अभिक्रिया, उड्स अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। देखो मैं छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, अभी हम धीरे धीरे करके लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय सबको पढ़ेंगे। तो आपसे क्वेश्चन किया गया था कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एक यौगिक ए के 2 मोल आपस में अपक्रिया करके एथेन बनाते हैं। तो यौगिक ए क्या है, रासायनिक समीकरण देखिए। तो यौगिक ए के 2 मोल, देखो यौगिक ए के 2 मोल है, तो ये आपका यौगिक ए है, मैंने ले लिया मेथिल आयोडाइड, इसको एल्किल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, हमने इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिया, सोडियम से क्रिया करा दी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपका एथेन बन गया। तो आप लिख सकते हैं कि भैया यौगिक ए जो है ये आयोडोमेथेन है। ठीक है, यहां पे आप आयोडो क्लोरोमेथेन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहां पे NaCl निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो एल्किल हैलाइड आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो ये आप लोग ऐसे लिख देना, आपको 2 नंबर यहां पे मिल जाएंगे। तो ये समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, यौगिक ए आपका आयोडोमेथेन होगा। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है, ये भी हमारे 2 ही नंबर में डायरेक्टली पूछा जाता है, और क्वेश्चन आप लोग खुद ही देख लो यहाँ पे। क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं। मतलब क्लोरोफॉर्म जो हमारा होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला किसको किसको पता है, यही तो है भैया क्लोरोफॉर्म, CHCl3, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, या इसी को ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानी बरती जाती है। देखो अगर वो प्रकाश या वायु से संपर्क करेगा ना, तो वो फास्जीन गैस बना लेता है, जो कि बहुत ही विषैली गैस होती है, तो इसीलिए इसको प्रकाश एवं वायु से बचाना होता है। तो लिखो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में काले कागज में लपेटकर अंधेरे में तथा 1% C2H5OH की कुछ बूंद मिलाकर रखना चाहिए। मतलब अगर आपको क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाना है तो आप उसको रंगीन बोतल में रख सकते हैं, या काले कागज में लपेट कर रख सकते हैं, या अंधेरे में, या फिर 1% C2H5OH की कुछ बूंद मिलाकर रखना चाहिए, जिससे क्लोरोफॉर्म प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बच जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन काफी छोटे छोटे थे, यानी कि 2-2 नंबर वाले ये क्वेश्चन थे मेरे भाई, तो इसको मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये तो छोटे छोटे थे, अब जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्नों में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप खुद देख सकते हो, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, हमारे लिस्ट में 3rd नंबर पर यही क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, स्पेशल भी है, तो इसको ध्यान से समझो। देखो अभी मैंने आपको उड्स अपक्रिया बताया था, उड्स फिटिंग अपक्रिया, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको उड्स अपक्रिया और उड्स फिटिंग अपक्रिया पर टिप्पणी करना है। देखो उड्स फिटिंग अपक्रिया की जगह पर कुछ और भी आ सकता है, जैसे फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया भी आ सकती है, तो आपको नेम्ड रिएक्शन जरूर पढ़ना है। मैंने आपको केमिस्ट्री के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है वो मैंने एक ही वीडियो में बता रखा है, आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेना मेरे भाई, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ज्यादा स्पेशल है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उड्स अपक्रिया पर टिप्पणी करेंगे अपने फर्स्ट वाले रिएक्शन पर। ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको बताया कि उड्स अपक्रिया आखिर होती क्या है। ठीक है, तो इसको समझो क्योंकि ये रिएक्शन मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि उड्स अपक्रिया क्या होता है। तो देखो ध्यान से समझो, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से शुष्क क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। इसी को ही हम उड्स अपक्रिया बोलते हैं। यानी कि आप लोग एल्किल हैलाइड ले लीजिए, उसकी सोडियम धातु से क्रिया कराइए शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपका एल्केन बनेगा। यही होगा उड्स अभिक्रिया। जैसे देखो ध्यान से समझो, एल्किल हैलाइड को हम लोग डिनोट करते हैं आर एक्स से। किससे? आर एक्स से इसको डिनोट करते हैं। इसकी अभिक्रिया आपको सोडियम से करानी है Na से। ठीक है, सोडियम से करानी है, किसकी उपस्थिति में करानी है तो वो भी मैं बता देता हूं। आपको करानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपको रिएक्शन कराना है। तो बनेगा क्या, देखो ध्यान से समझना, यहां पे जो हमारा एल्किल हैलाइड, देखो आर है एल्किल, एल्किल की जगह पर हम मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल कुछ भी लिख सकते हैं। हैलाइड, हैलाइड का मतलब जो आपके हाइड्रोजन्स होते हैं, मैं यहां पे बता देता हूं जो हाइड्रोजन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके हाइड्रोजन्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप क्लोरीन भी लिख सकते हैं, फ्लोरीन भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हमने सोडियम से कराई, तो बनेगा क्या? एल्केन बनेगा। अब एल्केन जब बनेगा तो एल्केन का फॉर्मूला होगा आर आर, मतलब दो एल्किल ग्रुप मिलकर एल्केन बनाते हैं। अभी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, लेकिन यहां पे एक ही आर है तो आप लोग इसके आगे 2 लगा दीजिए, क्योंकि एल्किल हैलाइड के हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, प्लस आपका क्या बनेगा, देखो यहां पे हाइड्रोजन 2 है, सोडियम एक ही है, तो यहां पे हम सोडियम के आगे भी 2 लगा देंगे, तो हमारा ये बनेगा 2Na और यहां से X आपका हो जाएगा 2NaX। समझ में आया? यानी कि यहां पे R2 है, एल्किल 2 है तो हमने 2 लिख दिया RR करके, हाइड्रोजन 2 है तो हमने 2 लिख दिया, देखो एक है ये और आगे 2 लगा है तो 2 हो गया, सोडियम 2 है, सोडियम 2 हो गया। ठीक है, तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है और सोडियम हैलाइड निकलता है। इसका नाम है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। सोडियम से हमने रिएक्शन कराया तो ये बना हमारा एल्केन, एल्केन बनेगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे देखो, हम ले लेते हैं एल्किल हैलाइड के जगह पर हम लोग ले लेंगे, मान लो हमने हाइड्रोजन के जगह पर अब की बार आयोडीन ना रखकर क्लोरीन रख दिया, तो आपका ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। 2, देखो यहां पे आपका एल्किल को हम लोग CH3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल ये सब एल्किल होते हैं, और X के जगह पर हमने Cl रख दिया। ठीक है, मतलब एल्किल के जगह पर हमने CH3 कर दिया मेथिल, और X के जगह पर हमने Cl कर दिया, तो मेथिल क्लोराइड हो गया, प्लस 2Na तो आपका है ही। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, वही सेम प्रोसेस, बस मैंने क्या किया है कि केमिस्ट्री वाली भाषा को थोड़ा चेंज कर दिया है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसका रिएक्शन हम कराते हैं, तो क्या बनेगा, देखो यहां पे आर आर बना था, तो यहां पे आर के जगह पर आपका CH3 है, तो यहां पे CH3 बन जाएगा। ठीक है, और प्लस यहां पे 2NaX बना था, तो यहां पे बनेगा 2NaX के जगह पर हमने Cl को लिया है, क्लोरीन को, तो Cl हो जाएगा। बस यही हो जाएगा उड्स अभिक्रिया। हमने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई तो एल्केन बना, यानी कि मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया हमने सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया तो एथेन आपका बन गया, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। देखो मेथिल क्लोराइड भी लिख सकते हो या क्लोरोमेथेन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेथिल क्लोराइड। सोडियम से हमने अभिक्रिया कराया तो हमारा एथेन बना, यानी कि एल्केन बन गया। एथेन का तो आप लोग जानते ही है ना, CnH2n+2 वाला फॉर्मूला, तो ये एथेन आपका बन गया, ये एल्केन ही है। ठीक है, बस यही भैया आपका उड्स अभिक्रिया होता है कि एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है, तो ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा। दोनों रिएक्शन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हमें एक चीज और यहां पे बताना है, दूसरा वाला रिएक्शन, क्योंकि भैया 3 नंबर 4 नंबर अगर आपको चाहिए तो दोनों करना होगा। तो दूसरा है उड्स फिटिंग अभिक्रिया, लगभग वैसे ही है, थोड़ा सा चेंजेस है, वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझना। देखो ये दूसरा रिएक्शन हमारा है उड्स फिटिंग अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम समझते हैं, थोड़ा सा उससे चेंज है, बाकी कुछ खास इसमें नहीं है। देखो उड्स फिटिंग अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से, देखो उसमें आपको 2 एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया
2 मॉलिक्यूल का हमारे सोडियम से करानी थी, लेकिन यहाँ पे एक और आपका रिएक्टेंट जुड़ जाएगा। देखो, एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति से संयोग करने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अपक्रिया वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। मतलब आपको एल्किल हैलाइड लेना है, साथ में एरिल हैलाइड लेना है, फिर आपको सोडियम धातु से क्रिया करानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा, यानी कि टॉलुइन बनेगा। आप लोग टॉलुइन कह सकते हैं। जैसे उदाहरण देखो, यहाँ पे उदाहरण है मेथिल आयोडाइड, ये हमारा एल्किल हैलाइड हो गया। वह आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन जो है वो एरिल हैलाइड है कि अपक्रिया से टॉलुइन का बनना। टॉलुइन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो चलो हम इसको बनाते हैं। देखो, हम ले लेते हैं एक एल्किल हैलाइड, यानी कि मेथिल आयोडाइड हमने ले लिया, CH3I हमने ले लिया, ठीक है। इनका नाम है मेथिल आयोडाइड, ठीक है, हमने ले लिया इनको। इसकी अपक्रिया आपको करानी है आयोडोबेंजीन से, यानी कि एरिल हैलाइड से, तो इसका फॉर्मूला होगा C6H5I, ठीक है। इससे अपक्रिया हमने करा दी, किसकी उपस्थिति में? सोडियम की उपस्थिति, मतलब सोडियम से किसकी उपस्थिति में करानी है? तो सेम वही प्रोसेस है भैया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करानी है, शुष्क ईथर, ठीक है। बस इसमें वुड्स फिटिंग में क्या है, हमें एल्किल हैलाइड के साथ एरिल हैलाइड भी लेना है। तो हमारा क्या बनेगा, ध्यान से समझना। देखो, यहां से C6H5 हो जाएगा, C6H5, ठीक है, और यहां से CH3 निकल आएगा, मतलब जो हमारे एल्किल थे वो निकल गए, ठीक है। प्लस बनेगा क्या, देखो ये हमारा निकल गया, ये निकल गया, बचा क्या हमारा? Na बचा और I बचा। अब I जो है 2 है, Na 1 है, तो Na के आगे 2 लगा देंगे, तो 2NaI ये भी हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, हमें वुड्स फिटिंग अपक्रिया में क्या होगा, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया एरिल हैलाइड से करानी है सोडियम की उपस्थिति में, मतलब सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो भैया हमारा टॉलुइन बनेगा। तो इसका नाम है मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है। इनका नाम है आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ठीक है, और इनका नाम है टॉलुइन, टॉलुइन, ठीक है। तो यही भैया होता है हमारा वुड्स फिटिंग अपक्रिया। मतलब आपको एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग कराना है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा, इसी को वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहेंगे। जैसे मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अपक्रिया से टॉलुइन का बनना, तो हमने मेथिल आयोडाइड लिया, आयोडोबेंजीन लिया, सोडियम से रिएक्ट कराया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो टॉलुइन बन गया। और यही हमारा होगा भैया क्या, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। बस हो गया, दोनों रिएक्शन समझ में आ गया, 3-4 नंबर आपका कंप्लीट, कोई नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ध्यान से समझ जाना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भैया, इनका नाम है DDT। DDT पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखो, ये जो क्वेश्चन है हमारे चैप्टर 6 के क्वेश्चन है ज्यादातर, यानी कि हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन्स के। तो देखो, DDT पर टिप्पणी करना, आखिर DDT होता क्या है। 2016, 17, 24 में आ चुका, तो भैया चांसेस पूरे हैं आने के। तो इसको सिर्फ एक टिप्पणी लिखना है, देखो इतना बड़ा लिखना है आपको, एक टिप्पणी मॉडल, बस इतना ही लिखना है आपको, नंबर 3-4 नंबर में ये आता है। तो ध्यान से समझना, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं, ये आपका टॉपिक है। देखो, DDT पर टिप्पणी लिखिए। DDT का उपयोग एक संपर्क कीटनाशक की भांति किया जाता है, एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टाइसाइड के रूप में इसका यूज हम करते हैं। DDT का सस्ता तथा शक्तिशाली होने के कारण मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, शलभ तथा कृषि पीड़कों को मारने के लिए इसका व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है। मतलब सस्ता और शक्तिशाली होने के कारण ना DDT का यूज मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, शलभ तथा कृषि पीड़कों को मारने के लिए इसका व्यापक स्तर पर उपयोग करते हैं। ये मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले मादा, एनोफिलीज मच्छर तथा टाइफस वाहकों जुओं को समाप्त करने में प्रभावकारी है। मतलब जो हमारा DDT है ना, ये मुख्यतः मलेरिया जो होता है, मलेरिया फैलाने वाले जो मादा एनोफिलीज होते हैं मच्छर तथा टाइफस वाहक जुओं को समाप्त करने में प्रभावकारी है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कीटनाशक के रूप में DDT का उपयोग विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ा। 1940 ईस्वी के अंत में DDT के अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं सामने आने लगी। मतलब बहुत ज्यादा DDT का यूज किया जाने लगा ना, तो हमारे लिए ही वो समस्या बनकर सामने आने लगी। क्यों? क्योंकि देखो, कीटों की
अनेक प्रजातियों ने डीडीटी के प्रति प्रतिरोधात्मकता विकसित कर ली तथा ये मछलियों के लिए अति विषैली सिद्ध हुई। यानी कि जो कीट है ना, उनकी बहुत सारी प्रजातियों ने डीडीटी के प्रति प्रतिरोधात्मकता विकसित कर ली और ये मछलियों के लिए अति विषैली सिद्ध हुई। जंतुओं द्वारा डीडीटी का शीघ्रता से उपापचय नहीं होता है, बल्कि यह वसीय ऊतकों में एकत्र तथा संग्रहित हो जाती है। यदि जंतु इसका निरंतर अंतर्ग्रहण करता रहता है तो समय के साथ इनकी मात्रा निरंतर बढ़ती जाती है। यह बढ़ी हुई मात्रा जंतुओं के जनन तंत्र पर विपरीत प्रभाव डालती है। जंतुओं का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उस पर ये काफी ज्यादा प्रभाव डालती है। इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए यूएसए ने 1973 ईस्वी में डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया था। यद्यपि विश्व में अनेक स्थानों पर इसका उपयोग आज भी हो रहा है। बस ऐसे एक टिप्पणी आपको लिखना है, कुछ खास नहीं लिखना है। एक टिप्पणी की आखिर डीडीटी है क्या, इसका यूज हम लोग करते कैसे हैं, यही आपको एक टिप्पणी लिखना होता है डीडीटी पर। तो ये भी क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना आप लोग नहीं भूलिएगा। इसको भी मैं हटाऊंगा और अब चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन पे भैया। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 5 नंबर में आपके एग्जाम में आता है, तो चलो उनको समझते हैं। ये देखो भैया, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस बार पूरे के पूरे चांसेज हैं हमारे लास्ट में, हमारे लिस्ट में ये 5वें नंबर पर है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये कोई फर्स्ट वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूं, तो जाकर जरूर देखना। देखो क्वेश्चन क्या है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, रासायनिक विधि का वर्णन कीजिए। रासायनिक, यहाँ क्या है, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए, विधि का वर्णन कीजिए एवं रासायनिक गुण भी लिखिए। मतलब प्रयोगशाला में हम क्लोरोबेंजीन को कैसे बनाएंगे, इसकी विधि का वर्णन करना है एवं रासायनिक गुण भी लिखना है। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। C6H5Cl, इसी को बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। या अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो कुछ ऐसे बेंजीन रिंग एक छोटा सा बनाना, देखो मैं छोटा बना रहा हूँ, और इसके ऊपर क्लोरीन लगा देना। ये क्लोरोबेंजीन दोनों है, ये आपका केमिकल फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चरल है, समझ लो, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे और इसकी कुछ रासायनिक विधियों को लिखना है, क्योंकि भैया 5 नंबर में कई बार ये आ चुका है, यानी कि ये स्पेशल है, तो इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। क्लोरोबेंजीन पहले बनाने की विधि में बताता हूं, फिर रासायनिक गुण देखेंगे, फिर उपयोग भी देखेंगे हम। तो देखो क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, तो प्रयोगशाला में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl तथा HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। मतलब आपको प्रयोगशाला में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl का मतलब क्यूप्रस क्लोराइड, इसका HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनेगा। जैसे ध्यान से समझो, हम आपको बता रहे हैं, देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अभी बता रहा हूं, अभी मैं उस तरह से भी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ये आपके हैं भैया, इनका नाम है, ऊपर लगा दीजिए N2Cl, N2Cl, इनका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको आपको करना क्या है, आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl तथा HCl की उपस्थिति में, मतलब आपको ऊपर लेना है CuCl और प्लस HCl, इनकी उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको गर्म करना है। हमने कर दिया तो हमारा बनेगा क्या, ध्यान से समझो। हमने गर्म किया तो हमारा बन जाएगा, देखो ऐसे कुछ होगा, और ऊपर केवल N2 रहेगा, ऊपर Cl हो जाएगा, ये वाला Cl ऊपर रहेगा और ये N2 भैया आ जाएंगे बगल में, N2 हो गया, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी, तो हमारा ये क्लोरोबेंजीन बन गया। मतलब आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है, तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो देखो इनका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, मैं नाम लिख देता हूं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और इनका नाम है भैया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो समझ में आया, ऐसे बनेगा। या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान देना मेरे भाई, जैसे मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताया था क्लोरोबेंजीन का, देखो एक आप इसी को किस तरह से लिख सकते हैं, देखो ऐसे कुछ C6
इसी रिएक्शन को देखो, इसका केमिकल फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है C6H5N2Cl। ये भी आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ही है, ठीक है। सेम चीज है, वो स्ट्रक्चर में है और ये दूसरी तरह से दिया गया है, ठीक है। इसको आपको किसकी उपस्थिति में कराना है, CuCl और प्लस HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको गर्म करना है। मतलब सेम चीज है, बस मैंने यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपका यहाँ पे बनेगा C6H5Cl, ये भी क्लोरोबेंजीन ही है और नाइट्रोजन आपका बाहर निकल जाएगा। दोनों सेम रिएक्शन है, ये स्ट्रक्चरल में है और ये केमिकल में है, तो दोनों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, बाकी सेम प्रोसेस है। और ये सॉरी, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हमने इसका रिएक्ट कराया क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमारा बेंजीन सॉरी क्लोरोबेंजीन बन गया। बस यही है मेरे भाई। तो प्रयोगशाला विधि आपको समझ में आ गया क्लोरोबेंजीन बनाने की, कि प्रयोगशाला में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया, उसको क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, तो क्लोरोबेंजीन बन गया। भैया ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा। प्यार से समझ गए हो, चलो कुछ कोई बात नहीं, समझ गए होगे। अब हम रासायनिक गुण देखते हैं। अभी कहाँ ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे भाई, क्योंकि रासायनिक गुण भी लिखना होगा, 5 नंबर फ्री में नहीं मिलेंगे। तो देखो, रासायनिक गुण में 2-3 रिएक्शन में बताने वाला हूं, सब लगभग सेम ही सेम है, बस चीजों को समझना है आपको। कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल से है, बस आपको समझिए। जैसे फर्स्ट है, क्लोरोबेंजीन का हाइलोजनीकरण कैसे करेंगे। तीनों सेम है, ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। क्लोरोबेंजीन का हाइलोजनीकरण, तो जब क्लोरोबेंजीन का किसी हाइलोजन की उपस्थिति में हाइलोजनीकरण कराया जाता है तो ऑर्थो व पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की प्राप्ति होती है। मतलब क्लोरोबेंजीन का अगर आप लोग हाइलोजनीकरण कराओगे तो आर्थो व पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से, हाइलोजनीकरण कैसे कराएंगे इसका। देखो, आप लोग ले लो क्लोरोबेंजीन, ये देखो हमने ले लिया भैया क्लोरोबेंजीन। हाइलोजनीकरण इसका आप लोग कर रहे हो, तो हाइलोजनीकरण का मतलब इसका हाइलोजन के साथ रिएक्शन कराना है, तो हाइलोजन हम Cl2 ले लेते हैं। लो भैया, Cl2 से हमने रिएक्शन करा दिया। किसकी उपस्थिति में कराएंगे हम, FeCl3 की उपस्थिति में कराएंगे, FeCl3 फेरिक क्लोराइड। तो हमारा बनेगा क्या, ध्यान से समझना, करना कुछ नहीं है। आपने क्या किया, क्लोरोबेंजीन लिया, उसका क्लोरीन से अभिक्रिया करा दी। क्लोरीन एक हाइड्रोजन है, तो आपका क्या करना है, पहले आपको 2 ऐसे क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है। एक तो आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये वाला हो जाएगा। 2 मैंने क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया। अब आपको करना कुछ नहीं है, देखो ध्यान से समझो क्या बनेगा। यहां से एक क्लोरोबेंजीन यहां जुड़ जाएगा Cl, ठीक है, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे, और एक आपका यहां पे नीचे जुड़ जाएगा यानी कि पैरा पोजीशन पे। बस यही हमारा बन जाएगा मेरे भाई। ये है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरोबेंजीन, और ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है इसकी मात्रा ज्यादा होगी तो ये मुख्य उत्पाद होगा, मेन प्रोडक्ट यही होगा। तो हमने लिया भैया क्लोरोबेंजीन, उसका हाइलोजन से रिएक्शन कराया, मतलब क्लोरीन से मैंने रिएक्शन कराया फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो हमारा एक तो बना ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, एक तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बना, और एक आपका जो बगल में बना इनका नाम है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन आपका बन गया। और अगर देखा जाए तो ये मुख्य उत्पाद होगा, आप लोग लिख देना मुख्य उत्पाद, ठीक है, यानी कि मेन प्रोडक्ट आपका यही होगा। समझ में आया। तो कुछ करना नहीं है, आपने क्लोरोबेंजीन लेना है, उसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराना है FeCl3 की उपस्थिति में। तो देखो, आपको क्लोरोबेंजीन का 2 बना लेना है स्ट्रक्चर, यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे Cl लगा देना, यहां पे नीचे पैरा पोजीशन पर लगा देना है। तो इसका आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन नाम होगा, इसका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन नाम होगा। चूंकि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है ये मेन प्रोडक्ट होगा, तो ये मुख्य उत्पाद हो जाएगा। बस यही है हाइलोजनीकरण, हाइलोजन के साथ रिएक्शन कराना है। ऐसे अगर नाइट्रीकरण बताएं भैया, तो नाइट्रीकरण में आपको क्या करना है, HNO3 से रिएक्शन करा देना है। देखो, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण ये दूसरा होगा, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी होगा, रासायनिक गुण होगा। देखो,
इसमें सांद्र HNO3 तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ कम ताप पर यानी कि 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर ऑर्थो तथा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनता है। यहाँ पे क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनेगा, ऊपर था क्लोरो डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनेगा। मतलब आपको करना क्या है, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जैसे यहाँ पे आपने क्लोरीन से कराई थी, यहाँ पे आपको HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल से कराना होगा, क्योंकि ये नाइट्रीकरण है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना। ये आपका हो गया है हाँ, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, हो गया, समझ में आया। इस ये तो लेना ही लेना, इसकी अपक्रिया HNO3 से करा देनी है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल से करा देंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो भैया यहाँ पे सांद्र H2SO4 रहेगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सांद्र H2SO4 हमने करा दिया। अब देखो वही सेम प्रोसेस मेरे भाई, आपको करना क्या है, ध्यान दो। पहले तो क्लोरोबेंजीन का 2 स्ट्रक्चर बनाना है, जैसा मैंने उसमें बनाया था, वही सेम प्रोसेस। स्ट्रक्चर बनाते बनाते आज तो काम हो जाएगा भैया, ये Cl ऊपर हो जाएगा और ये भी Cl ऊपर हो जाएगा। बट यहां पे क्या होगा, नाइट्रीकरण में थोड़ा सा आपको समझना है क्या होगा, कि नाम ही है भैया नाइट्रीकरण, तो आपका कुछ दूसरा यहाँ पे प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा मैं बताता हूं अभी, ठीक है, ध्यान से समझो। नाइट्रीकरण में जैसे वहां पे क्लोरो क्या था, क्लोरीन से हमने कराया था तो Cl जुड़ा था, यहाँ पे नाइट्रीकरण है तो यहाँ पे भैया ऑर्थो पे NO2 जुड़ जाएगा और पैरा वाले पे भी NO2 जुड़ेगा। जैसे वहां पे Cl जुड़ा था, यहाँ पे NO2 जुड़ेगा। ठीक है, बस यही फर्क है मेरे भाई दोनों में, यहाँ पे आपका नाइट्रीकरण हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्लोरीन की अपक्रिया हमें नाइट्रिक अम्ल से करानी है, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया, तो हमारा भैया ये ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और ये पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन होगा और ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इनका नाम हम लिखते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इनका नाम लिखते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इनका नाम लिखते हैं ऑर्थो ऑर्थो क्लोरो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन इनका नाम हो गया। और इन भैया का नाम लिखेंगे पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, ये इनका नाम हो गया। बस यही है, मतलब यहां पे हमें करना क्या है, यहां पे हमें क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करानी है भैया। तो यहां पे क्लोरोबेंजीन का 2 हमने बनाया, यहां पे प्लस लगा देना भाई, प्लस लगाना जरूरी है। तो क्लोरोबेंजीन का 2 स्ट्रक्चर बना के ऑर्थो पर NO2 लिख देना, पैरा पे NO2 लिख देना, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। तो आप लोग चीजों को प्रोसेस वाइज समझोगे ना तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। अब ये आपको अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा दोनों। उसमें क्या था, हमने Cl2 लिखा था तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे Cl लगा था। यहाँ पे क्या है, हमने HNO3 से रिएक्शन कराया तो ऑर्थो और पैरा पे NO2 लग गया, बस हो गया। एक और है मेरे भाई क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। अब सल्फोनीकरण को भी जान लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। सल्फोनीकरण का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझो। इसमें सल्फोनीकरण में हमें H2SO4 से रिएक्शन करा देना है, क्योंकि सल्फोनीकरण का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन। तो देखो क्लोरोबेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके ऑर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल देती है। मतलब यहाँ पे ऑर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। बस वही सेम प्रोसेस भैया, वही चीजें हैं। देखो अगर आप प्रोसेस को समझ गए तो सब समझ जाओगे। देखो ये देखो, ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान से समझो। मैं थोड़ा सा साइड में इसीलिए रख दिया हूं। इसकी अपक्रिया करानी है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से। उपस्थिति में किसकी करानी, मतलब इसको गर्म करना है, जल H2O, मतलब इसको गर्म करना है। ठीक है, H2O के साथ। तो आपका बनेगा क्या, देखो सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। आपको पहले क्लोरोबेंजीन का 2 स्ट्रक्चर बनाना है। ये आपका एक क्लोरोबेंजीन हो गया और प्लस आपका दूसरा वाला क्लोरोबेंजीन भी यहीं पे होगा। छोटा बड़ा हो जाए तो उससे दिक्कत मत लेना भाई, छोटा बड़ा तो होता रहता है। ये क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे क्या करना है, ऑर्थो पे आपको लगा देना है SO3H,
SO3H यहाँ पे लगाएंगे और पैरा पे भी लगा देंगे SO3H। ठीक है, यहाँ पे SO3H लगाना है, तब इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक अम्ल, ओ सॉरी ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करानी है, गर्म करना है। तो भैया ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। तो इनका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आपका बन गया ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, और ये भैया आपके बन गए पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। बस हो गया मेरे भाई, यही था। इसमें आपको H2SO4 के साथ रिएक्शन कराना है क्लोरोबेंजीन का, तो आपको ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। और वही सेम प्रोसेस, ये मुख्य उत्पाद होगा, ये मेन प्रोडक्ट यही होगा, मुख्य उत्पाद यानी कि मेन प्रोडक्ट आपका यही बन जाएगा। बस हो गया मेरे भाई, यही है क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, मतलब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दो, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। बस हो गया भैया ये रिएक्शन। अब इसका उपयोग देख लेते हैं हम। उपयोग हम इसका करते हैं क्लोरोबेंजीन का, विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। कीटनाशक पदार्थ DDT के निर्माण में भी हम क्लोरोबेंजीन का यूज करते हैं, और फफूंदीनाशी डाई एजो रंजकों आदि के निर्माण में भी इसका यूज करते हैं। तो ये हमारे लिस्ट का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर में आता है, तो मैंने थोड़ा सा टाइम भले ही लगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपका मैंने कंप्लीट करा दिया। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा भैया? मैंने 5 ऐसे क्वेश्चन बताए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।